हेलो फ्रेंड्स, ये शिक्षण प्रविधि का दूसरा चैप्टर है। पहले वीडियो में मैंने आपको आधी शिक्षण प्रविधियाँ पढ़ा दी थी। आधी जो बच रही थी वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहली शिक्षण प्रविधि है आपकी कहानी कथन प्रविधि। इसे स्टोरी टेलिंग टेक्निक भी बोला जाता है। कथावाचन भी इसे कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कहानी कहना। यह प्रविधि कम उम्र के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। कहने का मतलब है प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये कहानी कथन विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहानी कहते समय विषय वस्तु के जटिल भागों को इतना सरल बनाया जाता है कि छात्र उसे आसानी से समझ लेते हैं। कहानी कथन प्रविधि छात्र की जिज्ञासा बढ़ाने व आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करती है। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कहानी कथन प्रविधि क्या होती है। इसमें हम लोग कहानी के माध्यम से अपनी चीज़ों को बच्चों को समझाते हैं। इसलिए ये छोटे बच्चों पे ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि उन्हें कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, जिसलिए बड़ा गौर से वो लोग इस चीज़ों को सुनते हैं, जिससे कि हमें अपनी बात कहना बहुत आसान हो जाता है। तो कहानी कोई भी हो, उसमें बच्चों में वो जिज्ञासा उत्पन्न करती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाती है। अब हम कहानी कथन के कुछ उद्देश्य और गुण देख लेते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके डीएलएड के एग्जाम में। तो पहला है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। तो कहानी कथन विधि के माध्यम से छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, उनके अंदर सृजनशीलता आती है, उसका विकास होता है। ठीक है, जब भी आप मतलब कहने का मतलब क्रिएटिविटी आती है बच्चों में। छात्रों में कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है। अब ये कैसे होता है कि जब भी आप कहानी सुनते हैं तो आप कल्पना में डूब जाते हैं, कल्पना करने लगते हैं, उस चीज़ को सोचने लगते हैं कि जैसे आपके सामने ही वो चीज़ चल रही है। ठीक है, तो कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। नैतिक मूल्यों का विकास होना। आप कोई भी कहानी सुनते हैं उसकी कोई ना कोई सीख मिलती है आपको, या बच्चों को कोई नई नई सीख मिलती है, तो यही नैतिक मूल्य होते हैं। फिर है जिज्ञासा बढ़ना है। आप कोई भी कहानी सुनते हैं तो आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। तो ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, उद्देश्य हैं और इसके गुण हैं। हमारी नेक्स्ट प्रविधि है निरीक्षण या अवलोकन प्रविधि। इसे इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन टेक्निक बोला जाता है। किसी वस्तु, स्थान, घटना, कार्य या व्यक्ति के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखना ही अवलोकन कहलाता है। देखी हुई वस्तु, घटना कभी भूलते नहीं हैं। इसका प्रभाव मस्तिष्क पर बना रहता है, या हम कह सकते हैं स्थायी होता है। समझना परखना ही इसका मूल तत्व है। इस प्रविधि से तात्पर्य है कि यदि शिक्षण करते समय छात्र को पाठ वस्तु में शामिल वस्तुओं, घटनाओं का अवलोकन करने को दिया जाए तो शिक्षण प्रभावशाली होगा। ये विधि तो वैसे अपने नाम से क्लियर है। अगर आप नाम पे जाएं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या निरीक्षण, किसी चीज़ को देखते रहना, उसके बाद उसका शिक्षण करना, मतलब उस चीज़ को समझना। अब देखो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपने जेम्स बॉट का नाम सुना होगा। एक साइंटिस्ट थे जेम्स बॉट, जिन्होंने भाप के इंजन का निर्माण किया था। कैसे किया था? एक बार वो बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो उन्होंने चाय की केतली देखी कि जब उसमें से भाप निकलती थी तो वो केतली ऊपर उठ जाती थी। फिर जब भाप कम होती थी तो वो केतली नीचे आ जाती थी। ठीक है, उसका ढक्कन ऊपर नीचे जाता था। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला उसे देखकर कि जो भाप भाप में भी शक्ति होती है, जो भाप उसमें निकलती है उसमें भी शक्ति है। इस आधार पर उन्होंने भाप के इंजन का निर्माण कर दिया था। ऐसे हम न्यूटन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। न्यूटन ने कहा था कि जब वो बाग में बैठे थे एक बार, तो उनके ऊपर सेब गिरा। तो उन्होंने उस चीज़ का निरीक्षण किया ना, उसका अवलोकन किया, तब जाके उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। तो यही चीज़ है आपका निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि। अब हम बात करेंगे उदाहरण प्रविधि की। इसे हम एग्जाम्पल टेक्निक कहते हैं। उदाहरण प्रविधि में उदाहरणों का प्रयोग छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना को जागृत करके मानसिक विकास में वृद्धि हेतु किया जाता है। उदाहरण पाठ वस्तु को रोचक व स्पष्ट करने में सहायक हैं। अगर उदाहरण के प्रकार की बात करें तो यह शाब्दिक या दृश्यात्मक हो सकते हैं। शिक्षक शिक्षण करते समय शाब्दिक अर्थात मौखिक उदाहरण या दृश्यात्मक उदाहरण जैसे चार्ट, चित्र, ग्राफ, प्रतिरूप देकर जटिल सूक्ष्म जानकारी सरलता से दे सकते हैं। अब हम समझते हैं कि उदाहरण प्रविधि होता क्या है। आपने देखा होगा अक्सर जो टीचर क्या करते हैं क्लास में, अपनी बात को समझाने के लिए कि उस पाठ में क्या पढ़ाया जा रहा है, अपनी बात को समझाने के लिए वो क्या करते हैं, कई एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कई उदाहरण के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये उदाहरण प्रविधि के अंतर्गत आता है। उदाहरण कितने होते हैं? उदाहरण के दो टाइप होते हैं। एक होता है शाब्दिक या मौखिक उदाहरण, जो क्लास में वो आपके सामने एग्जाम्पल कोई देते हैं। ठीक है, तो वो आपके शाब्दिक में आ जाते हैं। जो बोलकर कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं वो तो शाब्दिक या मौखिक में आ जाते हैं। और जो दृश्यात्मक उदाहरण होते हैं, इनमें क्या होता है कि किसी मॉडल की सहायता से, ठीक है, किसी चार्ट की सहायता से जब आपको वो दिखाते हैं तो ये आ जाते हैं आपके दृश्यात्मक में। ठीक है, दृश्यात्मक उदाहरण। हो सकता है आपसे एग्जाम में उदाहरण प्रविधि के गुण या दोष पूछ ले। तो गुण में क्या आ जाएगा कि आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं, ऐसे उदाहरण देने हैं जिनकी भाषा सरल हो और बच्चों के स्तर के अनुकूल हो।
ठीक है, उदाहरण ज़्यादा बड़े नहीं लेने, ठीक है, उदाहरण छोटे होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को एक ही बार में उनके दिमाग में चढ़ जाए, ठीक है। और क्या होता है कि अगर आप दृश्यात्मक उदाहरण दे रहे हैं तो इतना बड़ा उदाहरण नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसे देख नहीं पा रहे हैं, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोई मॉडल दिखा रहे हैं, मॉडल के माध्यम से समझा रहे हैं, तो मॉडल ना इतना बड़ा हो कि बच्चों को मतलब भारी पड़ जाए, मतलब चीज़ें समझ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ना इतना छोटा हो कि बच्चों को दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। भाषा सरल होनी चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, तो यही सारे हो जाएंगे आपके जो गुण वगैरह हैं। नेक्स्ट प्रविधि है खेल या गतिविधि प्रविधि। इसे प्लेवे टेक्निक कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत खेल के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। खेल विधि का जन्मदाता फ्रॉवेल को माना जाता है, परंतु आधुनिक युग में हेनरी कॉल्डवेल कुक को खेल विधि का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन में आपसे आता है कि खेल विधि का जनक कौन है, तो फ्रॉवेल लिखेंगे। अगर आता है कि आधुनिक काल में खेल विधि का जनक कौन है, तो हेनरी कॉल्डवेल कुक को माना जाता है, ठीक है। बालक स्वाभाविक रूप से खेल में रुचि लेते हैं, उनके जीवन में खेल का विशेष महत्व होता है। बालकों को खेल खेल में जो शिक्षा दी जाती है उससे वो उतने ही उत्साह से सीखते हैं जितने उत्साह से वे खेल खेलते हैं, तथा शिक्षा व शिक्षण के प्रति उनकी रुचि भी बनी रहती है। कहने का मतलब है आज के टाइम पे जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो खेल के माध्यम से दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि खेल को बच्चे बहुत सीरियसली लेते हैं, ठीक है, और खेल के माध्यम से वो ज़्यादा सीखते हैं चीज़ों को। कोई भी चीज़ हो, आपने देखा होगा कि आप प्राइमरी स्कूल में जब आपकी टीचिंग वीचिंग लगी थी, आपने देखा होगा बच्चों को कविता के माध्यम से हम चीज़ों को सिखाते हैं, ठीक है। गिनती भी गिन रहे हैं तो वो इस तरह से गिन रहे हैं, ठीक है, इस तरह से सीख रहे हैं ताकि वो सीखते भी जा रहे हैं और उनका गेम भी होता जा रहा है, ठीक है। तो खेल खेल में उन्हें चीज़ों को सिखाना है, इससे बच्चे चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, ठीक है। अब खेल पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ देख लेते हैं। पहली है किंडरगार्टन पद्धति, जो फ्रॉवेल ने दी है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, हो सकता है एक नंबर में पूछ ले आपसे, ठीक है। तो फ्रॉवेल ने कौन सी दी है? किंडरगार्टन पद्धति फ्रॉवेल की है। मॉन्टेसरी पद्धति मारिया मॉन्टेसरी की है। डॉल्टन पद्धति मिस हेलन पार्क हस्ट की है। ये काफ़ी पूछी जाती है, याद रखना। डॉल्टन पद्धति है मिस हेलन पार्क हस्ट की। और सबसे पहले तो ये खेल विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। 2016 में ये भी पूछा गया था खेल पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, तो इन सबको भी आपको याद रखना है। और खेल पद्धति के बारे में भी याद रखना है, किसने दी है? फ्रॉवेल ने दी है। और आधुनिक खेल पद्धति के जनक कौन है? तो हेनरी कॉल्डवेल कुक है, ठीक है। अगर आधुनिक नहीं लगा है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, अगर आपको दोनों मिलते हैं तो दोनों सही माने जाएंगे। फिर है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी और इसे हम खोज विधि भी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि जो है इसे खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये दी थी आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। फिर है प्रोजेक्ट विधि। जो प्रोजेक्ट विधि है या पद्धति है, ये दी थी आपकी किलपैट्रिक ने। ये काफ़ी पूछी गई है प्रोजेक्ट पद्धति, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये दी थी किलपैट्रिक ने। ह्यूरिस्टिक विधि है, ह्यूरिस्टिक पद्धति दी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। डॉल्टन पद्धति दी आपकी मिस हेलन पार्क हस्ट ने। मॉन्टेसरी पद्धति दी आपकी मारिया मॉन्टेसरी ने। और किंडरगार्टन पद्धति दी आपकी फ्रॉवेल ने। फ्रॉवेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखना आप। अब खेल विधि के हम महत्व या विशेषताएं देख लेते हैं। कठिन विषय को सरल एवं रुचिकर बनाने में खेल विधि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कितना भी कठिन विषय हो, अगर हम खेल के माध्यम से समझाते हैं तो वो सरल लगता है। बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में भी सहायता करता है, क्योंकि बच्चे खेलेंगे तो उनका शारीरिक विकास होगा और सोचेंगे समझेंगे तो मानसिक विकास होगा, ठीक है। जैसे सुडोकू आप ले लो, तो उससे मानसिक विकास होता है कि नहीं होता है। फिर है सामाजिक भावना का विकास। जब आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें सामाजिक भावना का विकास होता है, ठीक है। सहयोग की भावना का विकास होता है, क्योंकि आपस में खेलते हैं तो सहयोग की भावना का भी विकास होता है। बालकों में मानसिक तनाव दूर करने में खेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता ही है। अब हम बात करेंगे समूह चर्चा प्रविधि की। इसे ग्रुप डिस्कशन टेक्निक कहते हैं। किसी विषय पर एक से अधिक लोगों का विचार विमर्श और वार्तालाप करने को समूह चर्चा कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत एक समूह बनाकर उसमें विषय वस्तु पर वाद विवाद करके अनेक पक्ष देखे जाते हैं, अर्थात एक दूसरे समूह में खुलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरी ओर उसे स्पष्ट भी किया जाता है, जैसे किसी समस्या का समाधान करना। इस प्रविधि में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। कहने का मतलब है इसमें क्या होता है कि टीचर क्या करता है, एक विषय आपके सामने रखता है, ठीक है, एक टॉपिक आपके सामने रखता है, जिस पर जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं कुछ उसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ उसके विपक्ष में बोलते हैं। ऐसे करके उस विषय पे चर्चा की जाती है। जैसे आपने मान लिया आरक्षण विषय रख दिया, तो कुछ लोग आरक्षण के पक्ष में बोलेंगे, कुछ लोग उसके विपक्ष में बोलेंगे। कुछ कहेंगे कि आरक्षण बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कहेंगे नहीं आरक्षण
बहुत बेकार है और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं। तो ये आपका कहलाता है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, जब सारे ग्रुप में लोग बैठकर किसी भी चीज़ पे, टॉपिक पे चर्चा करते हैं, तो ये आपका ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। इसके लाभ, विशेषता और उद्देश्य भी देख लेते हैं। समायोजन व सहयोग की भावना का विकास होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे के सारे लोग एक साथ उस बात पर चर्चा कर रहे हैं। फिर है समस्या संबंधी कठिनाइयों के समाधान एवं स्पष्टीकरण का अवसर मिलता है। ठीक है, आप मान लीजिए आपकी कोई समस्या है, आपने ग्रुप में आपके 7-8 दोस्त बैठे थे, आपने उस समस्या को रखा, तो सब अपने अपने विचार देंगे उस पर, तो इससे क्या होगी, समस्या सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो समस्या संबंधी कठिनाइयों का समाधान होता है। प्रकरण विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं की पहचान होती है। फिर है समस्या संबंधी दोनों प्रकार के विचार, विरोधी व पक्षीय को जानने का अवसर मिलता है। मतलब आप जो समस्या रख रहे हैं, तो आप जब उस पर चर्चा की जाती है तो उसके कुछ पॉजिटिव निकलते हैं, कुछ उसमें निगेटिव पॉइंट होते हैं, वो निकलते हैं। तो आपको दोनों पॉइंट्स को जानने का अवसर मिलता है कि क्या क्या उसमें पॉजिटिव है उस चीज़ में और क्या क्या उसके निगेटिव हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को आपको जानने का अवसर मिलता है। ये चीज़ 2019 में पूछी गई है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन के आप लाभ, विशेषताएं या उद्देश्य याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक प्रविधि। इसे हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कहते हैं। इस प्रविधि के अंतर्गत प्रयोग करके सिखाया जाता है। इस विधि का आधार वैज्ञानिकता एवं तार्किकता है। प्रयोग द्वारा शिक्षण करने से छात्र सक्रिय और एकाग्र रहते हैं। चूँकि स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है, इसलिए अधिगम स्थायी होता है। इसमें बालक की सभी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, इसलिए सीखना सरल एवं सहज होता है। तो इस प्रविधि का यूज़ सबसे ज़्यादा साइंस में किया जाता है। आपने साइंस में देखा होगा कि कई टाइप की लैब होती हैं। केमिस्ट्री लैब होती है अलग, बायो लैब होती है अलग। और बायो में तो आपने सुना भी होगा कि पहले मेढक का ऑपरेशन कर देते थे पूरा। तो ये सब कैसे होता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे प्रयोग के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं चीज़ों को। तो साइंस में सबसे ज़्यादा प्रयोगात्मक प्रविधि का यूज़ किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। अब हम बात करेंगे वाद विवाद प्रविधि की। इसे हम डिबेट टेक्निक कहते हैं। यह विधि शिक्षण की महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है। इस विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। जब किसी विषय पर चर्चा करने के लिए दो पक्ष हों और उनके मत अलग अलग हों, तो वह आपस में अपने विचार रखकर निष्कर्ष निकालते हैं। यही क्रिया वाद विवाद है। इस प्रविधि में छात्र केवल श्रोता नहीं होता, बल्कि वह सीखने में पूर्ण भागीदार होता है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन और डिबेट विधि में दोनों में अंतर क्या है? तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि चर्चा करते हैं हम किसी भी विषय पर। हो सकता है कि उसके पॉजिटिव ही निकलें सारे, जरूरी नहीं कि उसके नेगेटिव निकलें। ठीक है, उसमें कोई दो पक्ष नहीं होते। डिबेट में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं। एक उसके पॉजिटिव की बात करेगा, दूसरा उसके निगेटिव की बात करेगा। ठीक है, कुछ उसकी अच्छाइयाँ बताएंगे और जो दूसरा पक्ष होगा वो उसकी बुराइयाँ बताएंगे। ठीक है, लेकिन चर्चा में ऐसा नहीं होता। चर्चा में हो सकता है कि वो लोग चर्चा कर रहे हो आपस में, सारे अच्छे ही पक्ष निकले सामने, ज़रूरी नहीं कि कुछ विरोध में हो उसके, या हो सकता है सारे विरोध में ही बोलें, ज़रूरी नहीं कि सब पक्ष में बोलें। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स होता है कि दो पक्ष होंगे। एक अच्छा ही बोलेगा, ठीक है, उसके बारे में अच्छा बोलेगा सब कुछ, और दूसरा जो पक्ष होगा वो हमेशा बुरा बोलेगा उसके बारे में। ठीक है, एक पॉजिटिव बोलेगा, दूसरा नेगेटिव बोलेगा। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, आपने मोस्टली टीवी पर देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा, कई बैठे होते हैं। एक जो होता है गवर्नमेंट की अच्छाई बताता है, ठीक है, और 2-3 बैठे होंगे जो गवर्नमेंट की बुराई बताएंगे। ठीक है, तो ये डिबेट अगर आपके मन में कभी भी आता है तो आप न्यूज़ से ले सकते हैं। न्यूज़ वगैरह जो आती है उसमें आप जो डिबेट्स वगैरह होती हैं, सेम डिबेट यही होती हैं, जो उसमें सरकार के पक्ष में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं, कुछ उसकी बुराइयां बताते हैं सरकार की, कुछ लोग अच्छाइयां बताते हैं। तो ये आपका कहलाता है डिबेट। अब नेक्स्ट है कार्यशाला प्रविधि। इसे हम वर्कशॉप टेक्निक कहते हैं। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है, जिसमें सभी प्रतिभागी अपने ज्ञान, अनुभवों व कौशलों के पारस्परिक आदान प्रदान से सीखते हैं। इस प्रविधि में छात्र सक्रिय रूप से कार्य करते हुए अपने व समूह के सदस्यों के अनुभवों के आदान प्रदान से सीखते हैं। कार्यशाला शब्द अभियांत्रिकी के क्षेत्र में यूज़ करते हैं। इसमें प्रायोगिक कार्य एवं ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। कहने का मतलब है, प्रायोगिक प्रविधि को हम साइंस के एरिया में यूज़ करते थे, उसी तरह हम लोग जो कार्यशाला प्रविधि है इसे हम लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको अभियांत्रिकी लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब होता है इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम इस प्रविधि को यूज़ करते हैं, कार्यशाला प्रविधि को। बस इतना याद रखना है और बाकी तो सब सेम ही है। प्रयोग के माध्यम से सीख रहे हैं, अनुभव बांट रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी भ्रमण प्रविधि। इसे पर्यटन प्रविधि के नाम से भी जाना जाता है। भ्रमण का आशय है घूमना।
इस प्रविधि के अंतर्गत स्थलों व वस्तु का ज्ञान घूम घूम कर प्राप्त किया जाता है। इसे शैक्षिक भ्रमण प्रविधि भी कहते हैं। भ्रमण का मूल आधार निरीक्षण है। यह प्रविधि भूगोल, इतिहास, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान आदि में उपयोगी है। इसमें छात्रों को खुले व स्वतंत्र वातावरण में ले जाकर शिक्षा दी जाती है। भ्रमण के बाद सीखी हुई बातों का लेखन भी करवाया जाता है। इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो इस विधि के बारे में पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि इस विधि का यूज मोस्टली भूगोल में किया जाता है, ज्योग्राफी में या वनस्पति विज्ञान में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को अपनी क्लास से बाहर ले जाते हैं, ठीक है, बाहर उन्हें घुमाते हैं, उन्हें चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने आपको ताजमहल का एग्जाम्पल दिया था कि बच्चों का एक ग्रुप हम ताजमहल ले गए, जब उन्हें हमें वास्तुकला के बारे में बताना था या ताजमहल के इतिहास के बारे में बताना था, तो बच्चों को ताजमहल घुमाया, ठीक है। तो ताजमहल में उन्होंने देखा कि क्या वास्तुकला है उसकी, कैसे पत्थर लगे हैं, संगमरमर कैसा होता है, ठीक है, कई चीज़ें उन्हें देखने को मिली। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस क्लास में आए तो उन चीज़ों को लिखाया भी गया, ताकि उससे जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है वो स्थायी हो जाए, ठीक है। जब चीज़ों को हम देख कर सीखते हैं ना, देख कर और सुनकर सीखते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा स्थायी होती हैं। तभी आपने देखा होगा कि दृश्य और श्रव्य सामग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जब भी हम किसी नई चीज़ को सीखते हैं। अब हम पर्यटन विधि की उपयोगिता देख लेते हैं। छात्र निरीक्षण करके स्वयं सीखते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को निरीक्षण करते हैं, उसके बाद वो स्वयं सीखते हैं चीज़ों को। छात्रों की जिज्ञासा का शंकाओं का समाधान होता है, मतलब उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और जो भी उनकी शंकाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। सहयोग व सद्भावना विकसित करने में भी पर्यटन विधि का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर है छात्रों को स्थल, घटना व वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब वो चीज़ों को देख कर सीखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी पर्यटन विधि। यहाँ पे आपकी शिक्षण प्रविधि जितनी भी थी वो सारी एंड हो गई हैं। तो अच्छे से इनके नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसकी। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जब आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएगा, तो हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।